प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूँ डॉक्टर टी अरुण कुमारी, हिंदी सहायक आचार्य। बेटा, मैं आपको इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है जनसंचार माध्यमों में लोक कलाएं। जनसंचार माध्यमों में लोक कलाएं क्या बताया गया है, इसके बारे में सुनिए। बेटा, आप तो जानते हैं कि जनसंचार माध्यम क्या होता है, क्योंकि इसके पहले जितने भी प्रश्नों के उत्तर हम सुन चुके हैं उसमें तो हम जान चुके हैं कि जनसंचार माध्यम क्या होता है, जिसको हम मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, उन सबको हम जनसंचार माध्यमों के रूप में देख सकते हैं। तो ऐसे में लोक कलाओं का क्या महत्व हो सकता है, इसको इस प्रश्न के उत्तर के रूप में हम देखेंगे। लोक कलाएं, जिसको हम जानपदम कह सकते हैं तेलुगु में, तो फोक है ना, ऐसे अंग्रेजी में हम कह सकते हैं। तो इसमें पहले जो बात है लोक कलाएं, इसमें सब प्रकार के लोक कलाएं आ सकते हैं, जैसे कि लोक नृत्य, लोक गीत, है ना, लोक साहित्य भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जनसंचार माध्यमों में जनता तक सीधा प्रसारण जिसका होता है, तो उसके अंतर्गत हम सुनेंगे लोक नृत्य। पहली बात जो लोक कलाओं के माध्यम से, तो लोक नृत्य के बारे में क्या बताया गया है। भारत में कई लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। लोक नृत्य मतलब फोक डांस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, जानपद नृत्यालु। तो भारत में कई लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है। यहाँ तरह तरह के भाषा बोलने वाले और विभिन्न प्रकार के आचार विचार वाले जनता यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो ऐसे में हर प्रदेश में एक एक प्रकार के लोक नृत्य सुप्रसिद्ध माना जाता है। तो सभी प्रांतों में रामायण, महाभारत, अष्टादश पुराण दिखाए जाते थे। जैसे कि प्राचीन संस्कृति के विकास के तरफ से हम देखें, उस ओर से अगर हम देखते आए, तो हमें पता चलता है कि भारत में रामायण का और महाभारत का और अष्टादश पुराण जिनको कहते हैं, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ऐसा विष्णु पुराण, ऐसे है ना। तो इनमें से ये अष्टादश पुराण, इसमें जितने भी कथाएं गाथाएं हैं, उन सबको लोक नृत्य के माध्यम से दिखाते थे। लोक नृत्य पढ़े लिखे एवं अनपढ़ प्रजा के लिए भी उपयोगी होते हैं, क्योंकि नृत्य जो है हमारे आंखों के सामने दिखाया जाता है ना। जैसे मंच पर प्रदर्शित करते हैं इसको, तो इसमें पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसको समझ सकता है और अनपढ़ व्यक्ति भी इसको समझ सकता है। तो ऐसे प्रजा के लिए भी लोक नृत्य उपयोगी हो सकते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश में कोलाटम, बुर्रा कथा, हरी कथा प्रमुख हैं। बुर्रा कथा, हरी कथा, कोलाटम आदि आंध्र प्रदेश के लोक नृत्यों में हम देखते हैं। तो केरल में मोहिनीअट्टम, कर्नाटक में यक्षगान, महाराष्ट्र में तमाशा, गुजरात में भवाई, राजस्थान में ढोला मारूरा दोहा बहुत ही लोकप्रिय हैं। अब जितने भी नामों को गिनाया, ये सब भारत के विभिन्न राज्यों में सुप्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। जैसे केरल में मोहिनीअट्टम है, और कर्नाटक में यक्षगान, महाराष्ट्र में तो तमाशा जिसको कहते हैं, गुजरात में उसी को भवाई कहते हैं, और राजस्थान में ढोला मारूरा दोहा। ఇవన్నీ లోక नृत्य माने फोक डांस అని అంటాం ना। तो उसके बाद हम देखेंगे लोक गीतों की परंपरा, जिसको हम जनसंचार माध्यम के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि जनसंचार माध्यम का मतलब क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसमें क्या होता है कि जो भी एक विषय को सारे जनता तक पहुंचाना, इसी को हम जनसंचार माध्यम कहते हैं ना। तो उसमें लोक नृत्य के माध्यम से हम रामायण महाभारत के जितने भी गाथाएं हैं
और सामाजिक गाथाओं को भी जनता तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। उसी प्रकार लोक गीत भी एक प्रकार की लोक कला के रूप में सुप्रसिद्ध है। तो लोक गीत और लोक संगीत द्वारा संस्कृति, देशभक्ति, रीति और नीति का बोध कराते हैं। लोक गीतों के माध्यम से, लोक गीत माने ఫోక్ సాంగ్స్ जिसको कहते हैं బట, జానపద గీతాలు. వీటి ద్వారా మనం ఏమి చేయవచ్చు అంటే మన దేశం యొక్క సంస్కృతి, దేశభక్తి, పద్ధతి, నీతి అన్నింటినీ మనం ప్రజల వరకు పంపించవచ్చు, అవునా కదా? लोक गीत और लोक संगीत दोनों को हम एक ही समझ सकते हैं। तो उनके द्वारा क्या हो सकता है कि हमारे देश की संस्कृति को, देशभक्ति को, रीति को और नीति को भी जनता तक पहुंचा सकते हैं आसानी से। भारत के सभी प्रांतों के लोकगीत अत्यधिक लोकप्रिय हैं। सभी प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के लोकगीत पाए जाते हैं, तो वहाँ के जनता इसको जरूर अपनाते हैं। जो कुछ कहा गया है उसको वे अपने जीवन में अमल करते हैं। गांव में कई लोक संगीत के कलाकार पूर्वजों के गाथाओं को सुनाकर भिक्षाटन करते थे। जैसे हम देखते हैं ना कि गांवों में ये लोक संगीत के कलाकार हमारे यहाँ आते हैं और वे कहते हैं कि पूर्वजों की गाथाएं इस प्रकार है, जैसे कि श्री कृष्ण देव राय के राज में ऐसा होता था, राम के राज्य में ऐसा होता था। ऐसे महान कितने भी राजाएं हैं, महाराजाएं हैं, या कोई जमींदार हो, या कोई हमारे घर जब वे आते हैं तो हमारे पूर्वजों के नाम भी उनको पता होता है, तो वे कहते हैं कि आपके पूर्वज ऐसे हैं वैसे हैं। मतलब क्या है कि ये इन सब का ज्ञान रखते हैं और हमें माने उस वारिस विरासता जो है उसको हम तक पहुंचाते हैं ये लोग। तो ये भिक्षाटन माने ऐसे सुनाकर भिक्षाटन भी करते थे। ऐसा लोक गीत और लोक संगीत भी रहते थे। इतना ही नहीं बेटा, लोक गीतों का उपयोग कहाँ होता है और किस किस समय पर लोक गीत गाए जाते हैं। देखिए, बैलगाड़ियों पर, खेत खलिहान में, हल जोतते समय, फसल काटते समय, और औरतें चक्की से अनाज पीसते समय, पानी भरते हुए समूह में लोकगीत गाते हैं। ज्यादा से ज्यादा माने आम तौर पर लोकगीत जो है वे जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्रुप सॉन्ग है ना, इसको हम कहेंगे समूह में मिलकर गाना। ఇవి ఒక్కరు పాడే కంటే కూడా ఎక్కువ మంది కలిసి పాడేలాగా ఉంటాయి నాన్న. ఎందుకంటే మనం ఇప్పటికీ చాలా దగ్గరలో పోటీలు పెట్టినప్పుడు చూస్తాం లోకగీత అనేవి, జానపద గీతాలు సమూహంగా పాడడానికి ఎక్కువ బాగుంటాయి. తో కబ్ కబ్ గాతే थे, ఎప్పుడు పాడుతూ ఉండేవారు సాధారణంగా జీవితంలో అంటే బయల్గాడి వంపరు, जैसे कि ఎడ్ల బండి వేసుకొని వెళ్తారు కదా అప్పుడు. అండ్ खेत खलिहान में जब खेत में काम करते थे तो सारे व्यक्ति वहां पर जितने भी लोग काम करते हैं सब मिलकर इसको गाते थे. और हल जोतते समय నాగలితో దున్నడం అంటాం కదా, దున్నుతున్నప్పుడు, और फसल काटते समय పంట కోసేటప్పుడు, ఈ जैसे कि एक एक काम के लिए एक एक प्रकार के लोकगीत प्रचलित हैं बेटा. మీరు వినే ఉంటారు పల్లెటూరులో నాన్న, వినండి ఈసారి కనీసం. పంట కోసేటప్పుడు ఒక రకం పాటలు పాడతారు, నాట్లు వేసేటప్పుడు ఒక రకం పాట, అదే మాదిరి పొలం దున్నేటప్పుడు ఒక రకం పాట. అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రకమైన భావాలతో కూడిన పాటలు మనం వినొచ్చు. उसके साथ साथ औरतें जब चक्की से अनाज पीसते समय ఈ మన ధాన్యం విసురుతారు కదా మహిళలు, విసుర్రాయి అంటాం తిరగలి, ఆ టైంలో వాళ్ళు పాడే పాటలు, పానీ భర్తే హుయే, నీరు తెచ్చుకోవటానికి నూతి దగ్గరకు నది దగ్గరకు వెళ్ళేటప్పుడు రకరకాల లోక్ గీత్ हमारे यहाँ सुप्रसिद्ध है. जनसंचार का बहुत ही खूबसूरत और सरल माध्यम है लोकगीत. जैसे कि लोकगीत गाने के लिए किसी बड़े संगीत ज्ञान की कोई जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार कोई गुरु शिक्षा सीखना सिखाना इतनी जरूरत नहीं होती. जो आमतौर पर सब लोग गाते जाते हैं उसको सुनकर बच्चे भी इसको आसानी से गाते रहेंगे, क्योंकि इसकी भाषा भी सरल होती है और संगीत भी बहुत ही सरल होती है. तो खूबसूरत माध्यम मान सकते हैं हम इसको. చిన్న చిన్న పదాలతో చాలా ఎక్కువ భావం చెప్తారు నాన్న, అది మనకి తొందరగా అర్థమైపోతుంది. చిన్న పిల్లలకి, చదువు రాని వారికి కూడా అర్థమవుతుంది. అందుకే ఒక మాట చెప్పాలనుకున్నప్పుడు మనం
फोक सॉन्ग अंटाम कदा, लोकगीत के माध्यम से अगर हम किसी विषय को जनता तक पहुंचाएं तो वह आसानी से जनता के दिल को छू लेती है। गांव में यदि कार्यक्रम हो तो लोकगीत के साथ ढिंडोरा पीटकर उसकी जानकारी दी जाती थी। ఒక దగ్గర ఏదైనా కార్యక్రమం చేయాలి గ్రామంలో అంటే ఇప్పుడంటే ఫోన్ వాట్సాప్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఒకప్పుడు అవి లేవు కాబట్టి క్యా కర్తే थे कि लोकगीत के माध्यम से పాట పాడుతా వస్తారు और ढिंडोरा पीटकर, ढिंडोरा అంటే దండోరానా, దండోరా వేయటం ద్వారా उसकी जानकारी दी जाती थी, ప్రజలందరికీ దాని గురించి చెప్పేవారు। और अगला जो लोक कला के अंतर्गत हम सुनेंगे लोक नाट्य, इसी को लोक नाटक भी कह सकते हैं। लोक नाट्य फोक नाटक एकांकी के रूप में इसको हम देखेंगे। जैसे कि रामलीला, रासलीला इसके अंतर्गत आते हैं। మీరు చాలా దగ్గరలో చూసి ఉంటారు నాన్న, रामलीला చేస్తారు, అలాగే रासलीला श्री कृष्ण से संबंधित है, रासलीला तो रामलीला जो है श्री राम से संबंधित है। जो व्यक्ति रामायण पढ़ नहीं सकता वह इसके मंचन को देखकर संपूर्ण रामायण को समझ सकता है। ऐसा होता है कि जो पढ़ नहीं सकता वह कैसे समझ सकता है, उस किताब में क्या कुछ कहा गया है कि उसके मंचन से, అంటే ఎవరైతే పుస్తకం చదవలేని వాళ్ళు ఉంటారో వారు ఆ విషయాన్ని ఎలా తెలుసుకుంటారంటే నాటకం ద్వారా మనం ఎప్పుడైతే స్టేజ్ మీద ప్రదర్శిస్తామో, మంచ్ అంటే స్టేజ్ నాన్న, మంచ్ మీద ప్రదర్శించేటప్పుడు అంటే స్టేజ్ పైన ప్రదర్శన చేసేటప్పుడు అందులో ఉండే ప్రతి విషయాన్ని వీళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు, చదవలేకపోవచ్చు కానీ చూసి తెలుసుకుంటారు। उसको देखकर సంపూర్ణ రామాయణ కో సమజ్ సక్తే హై, అంటే ఏది మీరు ప్రదర్శిస్తే అది వాళ్ళకి చక్కగా కథ అనేది అర్థమైపోతుంది। उत्तर प्रदेश की नौटंकी, बंगाल का जात्रा लोक नाट्य के प्रमुख उदाहरण है। లోకనాట్యకి సంబంధించిన ప్రముఖ రీతిగా మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ కి నౌటంకి, అక్కడ చేస్తారు నౌటంకి అనేది, అలాగే బంగాల్ కా జాత్ర, ఇవి లోకనాట్యకు ఉండే ప్రముఖ ఉదాహరణ ఎగ్జాంపుల్స్ గా మనం చెప్పవచ్చు। इस जनसंचार के माध्यम से सरकारी गैर सरकारी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया जाता है। इतना ही नहीं, ये लोक गीत, लोक नाट्य है ना, इनसे और कुछ भी हम कर सकते हैं आजकल के समाज में। वो क्या है कि सरकारी कार्यक्रम हो या गैर सरकारी कार्यक्रम हो, इनका प्रचार और प्रसार भी कर सकते हैं। అంటే ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు కానీ ఇతరులు ఎవరైనా కానీ వారు చేసే కార్యక్రమాలని ఈ లోక్ నృత్య ద్వారా, లోక్ సంగీత్ గీత ద్వారా, లోక్ నాట్య ద్వారా ప్రజల వరకు తీసుకొని आसानी से जनता तक पहुंचा सकते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में प्रोपगांडा मीडिया भी कहते हैं। దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఏమనొచ్చునా प्रोपगांडा मीडिया అని అంటారు। వీధి నాటకం आंध्र प्रदेश का लोक नाट्य है। इसमें अभिनय, गीत और संगीत के प्रयोग से गांव वालों को विषय समझा दिया जाता है। ఆంధ్రప్రదేశ్లో వీధి నాటకం అనే ఒక ప్రక్రియ ఉంది నాన్న, దాంట్లో ఏం జరుగుతుంది, లోక నాట్య डांस వేస్తారు, నాటకం లాగా కూడా చూపిస్తారు, अभिनय होता है और गीत और संगीत का प्रयोग भी होता है। माने जिसको हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के विधाओं का मिक्सड है ना, उसका सबका सही मिलाप इस विधि नाटकम में हम देख सकते हैं। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि गांव वालों को विषय समझा दिया जाता है। जिस विषय के बारे में हम उस विधि नाटकम रचाते हैं तो उस विधि नाटकम के माध्यम से जो विषय बताना है वह अनपढ़ व्यक्ति या बच्चों को भी आसानी से उसको पहुंचा सकते हैं। और एक लोक कला है वो है कठपुतली। దీనిని తెలుగులో తోలుబొమ్మలు అంటారు నాన్న, कठपुतली। दरबारों में राजाओं को खुश करने के लिए उनके पूर्वजों की गाथाओं को कठपुतली के माध्यम से दिखाते थे। तो कठपुतली का आविर्भाव कैसे हुआ, कठपुतली అంటే చెప్పాను కదా తోలుబొమ్మలాట అని। सो राजाओं को खुश करने के लिए ये इसका भी आविर्भाव राजा महाराजा के जमाने में हुआ था। तो उनके पूर्वजों की गाथाओं को कि आपके दादाजी ऐसे थे
है ना, आपके पिताजी ऐसे करते थे करके उनके पूर्वजों की गाथाओं को दिखाने के लिए कठपुतली के माध्यम से दिखाते थे। कठपुतली को दक्षिण भारत में चर्म से बनाते थे। మన దక్షిణ భారతదేశంలో అయితే తోలు చర్మం అంటాం కదా, చర్మంతో తయారు చేసేవారు ఇస్కో తోలు బొమ్మలాట कहते हैं। తోలు బొమ్మలు అంటే చర్మంతో తయారు చేసే బొమ్మలనన ఇన్కి ఆట నాట్యం కదా, అవి చేసేటువంటి నృత్యం డాన్స్ ఆ మీనింగ్ లో మనం వాడతాం। సో కఠపుతలి అంటే తోలు బొమ్మలు। राजस्थान में डोर के माध्यम से कठपुतलियों को नचाया जाता था। मैं समझती हूँ आप कभी देखे होंगे या कोई फिल्म वगैरह में आप देखे होंगे कठपुतली को कि डोर అంటే जैसे कि हम पतंग उड़ाते हैं ना, उसी प्रकार डोर के माध्यम से అంటే ఒక దారం పెట్టి వీటి కాళ్ళు చేతులు కదపడానికి వీలుగా తయారు చేస్తారు। सूत्रधारी जिसको कहते हैं वो पीछे रहता है, पर्दे के पीछे वो रहता है और पर्दे के ऊपर जो है ये कठपुतली होते हैं। तो वह डोर चलाता है और गाना गाता रहता है। तब वह किस प्रकार चलाता है उसी के अनुरूप हाथ या पैर हिलाते रहते हैं। यहाँ जो हमें दिखाई देते हैं वे कठपुतली। అర్థమైంది కదా నాన్న, అంటే వాళ్ళు దారాలు కట్టేసి ఉంటాయి, దాన్ని బట్టి వాళ్ళు పాట పాడుతూ ఈ దారాల తాలూకు అంటే బొమ్మల తాలూకా కాళ్ళు చేతులు కదుపుతా ఉంటే మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది, పాట పాడుతూ బొమ్మ నాట్యం చేసినట్లుగా కనిపిస్తుంది అనమాట। बच्चे बूढ़े सभी इसके प्रति आकर्षित होते हैं क्योंकि जैसे పుత్లియా అంటే బొమ్మలు కదా నాన్న, అవి ఆ బొమ్మ డాన్స్ చేస్తున్నట్లు మనకు కనిపిస్తే ఎంత బాగుంటుంది కదా। बच्चे बूढ़े सभी इसके प्रति आकर्षित होते हैं। भारत की आजादी के लिए कठपुतली का खेल जनसंचार का सशक्त माध्यम रहा है। ఇది మనం చాలా గొప్పగా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏమంటే భారత్కి ఆజాదీకే లియే మన దేశానికి స్వతంత్రం తీసుకురావటం కోసం పనిచేసిన వాళ్ళు ఎక్కువగా వాడుకున్న మాధ్యమం ఏది అంటే కఠపుతలి। కఠపుతలి కా ఖేల్ ఈ తోలుబొమ్మల ఆటని ఎక్కువగా చూపించి బ్రిటిష్ వారు ఏ విధంగా మనల్ని అన్యాయం చేస్తున్నారు, మన భారతీయులు ఏ విధంగా నష్టపోతున్నారు, ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నారు, వీటన్నిటి ప్రదర్శన కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపించేవారు। तो जनता बहुत ही आग बबूले होते थे और आज़ादी के लिए वे कमर कसते थे और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते थे। तो उस प्रकार भारत की आज़ादी के लिए कठपुतली का खेल जो है वो जनसंचार का सशक्त माध्यम रहा है। इनके साथ साथ हम और एक बात देखते हैं वो है रंगमंच। रंगमंच అంటే నాన్న స్టేజ్ అని చెప్తాము। भारत में रंगमंच पर प्रदर्शित सांप्रदायिक या पौराणिक नाटकों के माध्यम से ग्रामीण जनता को नीति मूल्य आदि की शिक्षा दी जाती थी। ఒకప్పుడు నాటక రంగం అనేది చాలా విస్తృతంగా ఉండేది నాన్న। ఈ నాటకాల ద్వారా ఏం చేసేవారు అంటే वो ज्यादा से ज्यादा वे पौराणिक नाटक होते थे। ఎందుకంటే అప్పటికి మన దగ్గర ఉన్న మంచి కథలు ఇప్పుడే साहित्य का उद्देश्य क्या है बेटा कि जनता में हित, जनता का हित, जनता में अच्छे भावनाओं का विकास करना, इसलिए मूल्य की शिक्षा देना है ना, नीति की शिक्षा देना, ये उनका उद्देश्य रहता था। तो पौराणिक गाथाओं को ज्यादा से ज्यादा नाटकों के माध्यम से रंगमंच पर दिखाते थे। तो वहां पर क्या होता है, वो चाहे पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो या कोई भी हो, जब वे उसको देखने बैठते हैं तो నీతి కా వికాస్ హోతా హై। ఎవరికైనా ఏం చూపించేవారు నాన్న, మంచి సాహిత్యం చూపించాలి। హత్యలు చేయడం అది చూపించడం ఎందుకు, అదే అన్ని సమాజాల్లో చెడు జరుగుతూనే ఉంటుంది, కానీ మనం మంచిని చూపించినప్పుడు ప్రజలు దాని పట్ల ఆకర్షితులు అవుతారు కదా। ఇది మన దేశంలో ఉండే సాంప్రదాయాల్లో ఉండేది పౌరాణిక నాటకాలు కానీ వీటిని ఎక్కువగా ప్రదర్శించి గ్రామీణ జనతాకు నీతి మూల్య ఆదికి శిక్ష दी जाती थी। टीवी वीडियो में प्रसारित होने वाले एडवर्टाइजमेंट या रोचक लघु चित्र से गांव के अनपढ़ व्यक्ति भी विषय को समझ लेते थे। कुछ समय के बाद जब हम आजाद हुए हैं उसके बाद टीवी के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से या ऐसे कहते थे कि 16mm फिल्म्स जिसको ग्रामीण प्रांतों में ले जाकर उसको दिखाते थे, उसमें क्या करते थे
जो नीति से संबंधित हो या कोई सरकारी कार्यक्रम हो, इनको एडवर्टाइजमेंट भी हम कह सकते थे, तो लघु चित्र भी कहते हैं बेटा इसको। तो ऐसे लघु चित्रों के प्रसार से क्या होता है कि अनपढ़ व्यक्ति के पास भी जो विषय हम लेके जाना चाहते हैं उसको समझाते हैं। जैसे कि कभी कभी हमारे देश में 10-15 बच्चे होते थे घर में, तो परिवार नियंत्रण होना चाहिए, ऐसे कुछ लघु चित्र दिखाते थे ग्रामीण प्रांतों में जाकर। तब जनता को समझ में आया कि 10-15 बच्चों के रखना उचित बात नहीं है। तो कितने बच्चों को जन्म देना है? 2 बच्चे। कभी कभी 3 बच्चे बोलते थे, उसके बाद 2 बच्चे हुए, तो अब क्या हो रहा है? 1 और नन बोल रहे हैं। एक को जन्म दो वरना कोई अनाथ व्यक्ति को तुम अपना लो, ऐसा। मतलब ये सब क्या है? टीवी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, है ना, छोटे लघु चित्र के माध्यम से गांवों तक लेके जाते थे और अनपढ़ व्यक्तियों को भी विषय जो है उसको समझाते थे। प्रतिदिन उपयोग में लाने वाली वस्तुओं का प्रचार प्रसार इस माध्यम से होता है। इतना ही नहीं, जिन वस्तुओं को हमें दिनों दिन उपयोग करना है, जैसे आज अगर हम देखें तो एडवर्टाइजमेंट दुनिया जिसको आज हम कहते हैं, है ना, प्रचार का दुनिया है, ये प्रसार का दुनिया है। तो इस दुनिया में हर वस्तु का प्रचार प्रसार लोक कलाओं के माध्यम से हो रहा है, विशेषकर रंगमंच के माध्यम से भी हो रहा है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि करोड़ों का व्यापार भी होता है कि नहीं? जितने कमाई एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में हो रही है, उतने शायद और कोई क्षेत्र में हो रहा है। इसके साथ साथ नेता चुनाव में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से अपना प्रचार करते हैं, जिसको प्रोपगेंडा मीडिया कहते हैं। इस प्रोपगेंडा मीडिया का उपयोग और कौन करते हैं कि नेता गण। वे जब चुनाव आ जाते हैं तो जैसे आप भी आजकल देखते होंगे कि अगर कोई प्रसिद्ध रंगमंच, जैसे हम कहें कि वो जो है स्टैटिक, मतलब वो स्थिर रंगमंच के बदले में ये लोग ऐसे कहते हैं कि मूवेबल स्टेज, है ना, कि एक गाड़ी को जो थोड़ा बड़ा होता है उसको, वो ऐसी बड़ी गाड़ी को रंगमंच के रूप में वे तैयार कर देते हैं और वहीं पर कलाकारों को रखते हैं, और ये कलाकार जाते जाते कहीं एक चौराहे पे खड़े हो जाते हैं और जितने भी जनता इकट्ठे होते हैं उनके सामने नेता के प्रचार करते हैं और उस पार्टी वगैरह के गुण गाते रहते हैं। ఇది మీరు కూడా చూసే ఉంటారు కదా నాన్న, ఒక బండిని వీళ్ళు పెద్ద బండిని ఒక స్టేజ్ లాగా మలుచుకుంటారు, దాని మీదనే కళాకారులు ఉంటారు, ఎక్కడైనా చౌరాహా దగ్గర నిలబెట్టి మనల్ని ఆకర్షిస్తారు। मतलब पढ़े अनपढ़ कोई भी व्यक्ति हो, शिक्षित हो या अशिक्षित, इसकी ओर आकर्षित होते हैं। इन सब को हम प्रोपगेंडा मीडिया कह सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम देखेंगे जनसंचार माध्यमों में लोक कलाओं का योगदान कैसा रहता है। इस बात को अब तक हम सुन चुके हैं। बेटा मैं समझती हूँ कि आपको विषय अच्छा लगा होगा, और जब प्रश्न दिया जाता है, अगर इसमें अलग अलग से भी प्रश्न दिया जाए तो छोटे प्रश्न माने 5 मार्क्स के लिए अगर दिया जाता है तो जो हेडिंग दिया है उसके अंदर जो कुछ है वो लिख लीजिए, वरना पूरा प्रश्न दिया जाता है कि जनसंचार माध्यमों में लोक कलाएं, तो जितना भी दिया है उसको लिख लीजिए। पहले आप जो कुछ नोट्स दिया है उसको आप अपने कापियों में लिख लीजिए बेटा, और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है बेटा, धन्यवाद।